हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन अमृता रावल बायोलॉजी। डियर बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के अंदर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी हैव डन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑलरेडी। सो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हो रही हैं ह्यूमन बीइंग्स में, मेल एंड फीमेल में जो गैमीट जनरेशन हो रहा है, क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या इवेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन नाउ। तो बच्चे लोग, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग जो होता है, क्या ह्यूमन बीइंग यूनिसेक्सुअल है, बायसेक्सुअल है? यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक ही टाइप के गोनाड्स होना, एक ही टाइप के गैमीट बनाने की कैपेबिलिटी होना। तो मेल एंड फीमेल दो डिफरेंट बॉडीज पॉसिबल हैं ह्यूमन में। ठीक है, इसके अलावा भी प्रेजेंस हो सकती है, जैसे कि हम लोग ट्रांसजेंडर सुनते हैं, वो वाले कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग सिर्फ ह्यूमन में मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिव बात करते हैं। तो यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब होता है? मतलब कि मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट बॉडीज प्रेजेंट है, तो ह्यूमन बीइंग यूनिसेक्सुअल है, ह्यूमन बीइंग मेल एंड फीमेल होता है, राइट? ह्यूमन बीइंग में क्या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की प्रेजेंस देखने को मिलती है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है, क्या हम देख के डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है? मीनिंग अपीयरेंस वाइज मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं? Of course, yes, and therefore we will say sexual dimorphism is also seen in the human beings. Then the third point, if I say कि क्या human being के अंदर fertilization external होता है कि internal होता है? तो fertilization will be internal fertilization. Development कैसे होता है? क्या human being के अंदर कोई larval stage accompany होती है? Of course not. Human being direct development show करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी आ जाएगा एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट भी आ जाएगा। इसके अलावा क्या बात आती है स्टूडेंट्स? द नेक्स्ट थिंग इज, क्या ह्यूमन बीइंग ओवीपेरस होते हैं या विविपेरस होते हैं? ह्यूमन बीइंग एग ले करते हैं या डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देने वाले होते हैं? ह्यूमन बीइंग विविपेरस होते हैं, वो डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग देखो, सब लोग यहाँ पर हमारे सामने क्या दिख रहा है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कि एक फीमेल है। फीमेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या विमेन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, मेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, और ये सिंबल से आप ऑलमोस्ट अवगत होंगे, यू मस्ट बी नोइंग दीज सिंबल्स बिकॉज दीज सिंबल्स आर लिटरली मेड एवरीवेयर। पब्लिक टॉयलेट्स के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं कई बार। ठीक है, अच्छा, फीमेल जो गैमीट बना रही है उस गैमीट को बोलते हैं एग या ओवम। मेल जो गैमीट बना रहा है उस गैमीट को बोलता है स्पर्म। ठीक है, जिसको कि स्पर्माटोजोआ भी बोल सकते हैं। ये दोनों के गैमीट्स जो होते हैं ये हैप्लॉइड नेचर के गैमीट्स होते हैं, जबकि ये ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉइड नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के सब सेल्स में गैमीट सेल्स के अलावा डिप्लॉइड मतलब कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ये फीमेल में भी है वैलिड बात और मेल में भी है। डिप्लॉइड का मतलब होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस शो होना। फीमेल जो गैमीट बनाती है उसमें वो अपने क्रोमोसोमल कंटेंट का एक ही सेट भेजती है, दोनों सेट नहीं। मेल जो गैमीट बनाते हैं उसमें अपने क्रोमोसोमल कंटेंट का एक ही सेट भेजते हैं, दोनों सेट नहीं, बिकॉज ये दोनों गैमीट्स फ्यूज होने वाले हैं। इन दोनों गैमीट्स के अंदर जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है वो कंबाइन होने वाला है टू फॉर्म अ जाइगोट। तो जो जाइगोट बनेगा स्टूडेंट्स, उसके पास में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, मतलब कि 23 फ्रॉम द मदर, 23 फ्रॉम द फादर। That will be 46 chromosomes which will be existing as 2n, that means 23 into 2, 23 pair। ठीक है, तो ये 46 क्रोमोसोम्स किससे मिले हैं जाइगोट को? फ्रॉम मदर एंड फादर।
with the help of the fusion of the gamete, male gamete and female gamete. Okay, this zygote is a totipotent cell in nature. टोटीपोटेंट का मतलब होता है कि ये जो जाइगोट सेल है, इसकी कैपेबिलिटी है, इसकी कैपेसिटी है कि ये पूरे के पूरे एम्ब्रियो को राइज दे सकते हैं। ये एक सिंगल सेल डिवाइड करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, डिफरेंशिएट करते जाएगा, इसी सेल से हमारी पूरी की पूरी बॉडी जनरेट हो जाती है। ऐसे सेल जिसकी कैपेबिलिटी पूरी बॉडी को राइज देने की होती है, उसको हम स्टेम सेल बोलते हैं, टोटीपोटेंट नेचर का स्टेम सेल। ठीक है, सारे स्टेम सेल्स टोटीपोटेंट नहीं होते हैं, पर जाइगोट टोटीपोटेंट नेचर का एक स्टेम सेल होता है, और जाइगोट की एबिलिटी है कि वो एम्ब्रियो बना सकता है। ठीक है, एम्ब्रियो जो है ये डेवलप करेगा और फिर बनाएगा एक कंप्लीट यंग ऑर्गेनिज्म। ओके, so this is the basic we can say theme about the reproduction in human beings. Now since we all know that there will be different steps involved in the sexual reproduction, let's discuss about the different steps involved in the sexual reproduction. So sexual reproduction के अंदर क्या क्या steps involved होती हैं? involved in, ठीक है बच्चों, अब देखो स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम समझते हैं वन बाय वन। मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता रही हूँ पूरा। ठीक है, इसको मैंने क्यों इन्वर्टेड कॉमास में लिया, जरूरत नहीं थी। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहली बात होती है कि हमने कहा मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं ना, तो मतलब कि सबसे पहला स्टेप होना चाहिए गैमीट फॉर्मेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, जिसका मतलब होता है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम को हम गैमीट्स बोलते हैं। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस होगा। उसके बाद में क्या होगा, ये गैमीट्स में से एक गैमीट ट्रैवलिंग गैमीट है, एक गैमीट एक नॉन ट्रैवलिंग गैमीट है। जो ट्रैवलिंग गैमीट है उसका नाम है स्पर्माटोजोआ, जो नॉन ट्रैवलिंग गैमीट है उसका नाम है ओवा। राइट, तो स्पर्माटोजोआ फ्रॉम द मेल बॉडी विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल बॉडी। ठीक है, so that the zygote formation can take place inside the female body, and this process of transfer of spermatozoa from male to female is known as insemination. तो ये हुई प्रोसेस insemination की, जिसको हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, चल, तो ये हुआ इनसेमाइनेशन। इसके टर्मिनोलॉजी समझते हैं। इन मतलब कि क्या हो जाएगा, इनसाइड सेमाइनेशन, सीमेन ट्रांसफर, फीमेल के इनसाइड सीमेन ट्रांसफर कर रहे हैं। सीमेन का मतलब, सीमेन मीनिंग स्पर्माटोजोआ और सेमाइनल फ्लूइड, इसको मिला के बोलते हैं अपन सीमेन। ठीक है, सीमेन का मतलब होता है स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड। ओ, सीमेन लिखा था यहाँ पर, सीमेन मीनिंग स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी बच्चों लोग, गैमीट बन गए, गैमीट ट्रांसफर कर दिए, अब क्या होगा, फीमेल की बॉडी में स्पर्माटोजोआ में से जितने सारे स्पर्माटोजोआ ट्रांसफर करें, उसमें से सिर्फ एक स्पर्माटोजोआ एग सेल के साथ में फ्यूज करेगा, ओवम के साथ में फ्यूज करेगा, ताकि जाइगोट बने। इस प्रोसेस को, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारे पास में हो जाती है, दैट विल बी फर्टिलाइजेशन, व्हिच मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इम्प्लांटेशन होता है। बच्चों, फर्टिलाइजेशन के अंदर जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था, मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बना था। ये जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है, राइट।
ये एम्ब्रियो जो होता है ना बच्चे लोग, एम्ब्रियो मदर के बॉडी में यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस के अंदर जाके धंस जाता है। मदर के बॉडी के यूट्रस के अंदर एक ब्लड वेसल रिच लेयर होती है जिसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। वहां पर जाके ये एम्ब्रियो धस जाएगा उस एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, उसके धसने को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो मैं यहां लिखती हूं एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन यूटरस या यूटराइन एंडोमेट्रियम लेयर का नाम है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो गया, फिर मदर की थ्रू आउट इम्प्लांटेशन के बाद में जो मदर की बॉडी में इवेंट चलेगा उसको हम प्रेगनेंसी बोलने वाले हैं। प्रेगनेंसी के लिए जो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है बच्चों वो होता है जेस्टेशन। जेस्टेशन का क्या मतलब है, प्रेगनेंसी पीरियड। इस प्रेगनेंसी पीरियड में एक्चुअली में चल क्या रहा है, मदर की बॉडी में फीटस का डेवलपमेंट चल रहा है, मदर की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट चल रहा है फीटस का, ताकि एम्ब्रियो से फीटस बन सके, फीटस फुली फंक्शनल हो जाए और उसके पास सारे ऑर्गन्स आ जाएं, उसके एक हेल्दी लिविंग को इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसके पास सब जरूरतें पूरी हो जाए। मदर की बॉडी उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है जहां पर ये सब जरूरतें पूरी हो जाए। इसी के अलावा मदर की बॉडी उसको रख भी रही है अपने अंदर ताकि ये सब चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाए। ये प्रेगनेंसी पीरियड जो है इसको इन जनरल हम लोग कितने टाइम के लिए मानते हैं, तो प्रेगनेंसी पीरियड का टाइम होता है अप्रोक्सीमेटली 266 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चलने वाला है, बेसिकली फीटल डेवलपमेंट, और ये चलता है 266 दिन के लिए एवरेज। ठीक है, गारंटी नहीं रहती कभी भी, है ना, हमेशा ऐसे बोलते हैं कि 9 मंथ को वीक में कन्वर्ट कर लो तुम, डेज में कन्वर्ट कर लो तुम, तो ऐसा कुछ पीरियड आएगा हमारे पास। जेस्टेशन के बाद में जब प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट हो जाता है और फुल टर्म फीटस बन जाता है, फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है, तब फिर होता है डिलीवरी ऑफ बेबी, एंड डिलीवरी ऑफ बेबी को बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, दिस इज कॉल्ड एज डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, of either sex which could be male or female। then parturition के बाद में एक फेज और रहता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायरेक्टली पार्ट तो नहीं है बट उसके बाद का एक पार्ट है और उसको हम बोलेंगे लैक्टेशन। मदर चाइल्ड को इनिशियल लाइफ में अपने बॉडी के द्वारा मैमरी ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड मिल्क से फीड करवा रही। ठीक है, तो लैक्टेशन पीरियड भी चलता है। ये सारे के सारे इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, गैमीट बनेगा, गैमीट का ट्रांसफर होगा, गैमीट्स फ्यूज होंगे, मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल गैमीट ट्रांसफर करके फीमेल की बॉडी में आया है, फिर एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट से, इम्प्लांटेशन होगा उस एम्ब्रियो का, मदर की बॉडी में प्रेगनेंसी पीरियड जेस्टेशन चलेगा, डिलीवरी ऑफ बेबी होगी एंड उसके बाद में लैक्टेशन कैन बी अकम्पनीड। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो नेक्स्ट हमारे पास में अब आता है, हमने अभी तक क्या क्या देखा है, वी हैव जस्ट सीन दैट रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग्स होता कैसे है। एक सेकेंड ना, मैं अपना फोन को साइलेंट कर रही हूँ, अदरवाइज ये बजता रहेगा बीच बीच में। ठीक है, तो अभी देखो रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग समझ लिया हमने, फिर हमने इवेंट समझ लिए। अब मैंने आपसे पूछा बच्चे लोग, क्या मुझे बताओ मेल एंड फीमेल की बॉडी में चाइल्डहुड जो रहता है उसके बाद जैसे ही वो प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं, क्या उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं? Then the answer will be yes. The puberty will be accompanied with so many changes inside the body and behavior of an individual. ठीक है, in both male and female, and this is because the change and sudden increment in the hormonal level inside the body. Suddenly puberty के समय ढेर सारे हार्मोन्स बढ़ के हो जाते हैं जो अभी तक बढ़े हुए नहीं थे, काफी सारी प्रोसेसेस कभी चली नहीं वो अब स्टार्ट हो रही हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मेच्योरिटी देखने मिल रही है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी देखने मिल रही है, तो ये सबको फेवर करेगी प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक ऐसा बदलाव है जो कि रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट करवा रहा है किसी भी इंडिविजुअल में। ठीक है, तो प्यूबर्टी जो है
प्यूबर्टी जो है उसका एज रहता है अप्रोक्सीमेटली रेंज में, एक गारंटीड एज नहीं कि प्यूबर्टी किसी इंसान की एकदम 10 साल में आ जाएगी, 14 साल में आ जाएगी, नॉट लाइक दैट, इट विल बी अ रेंज, ठीक है। और वो रेंज जो है जनरली ऐसे मानते हैं कि 12 से 14 साल के एज में प्यूबर्टी जो है अटेन हो जाती है। दिस इज अ हेल्दी एज फॉर अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी ऑल्सो। देन प्यूबर्टी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं मेल एंड फीमेल में, हम ये चेंजेस को एक बार थोड़ा समझते हैं। प्यूबर्टी के अंदर कॉमन चेंजेस भी आते हैं थोड़ी बहुत तो, और थोड़ी बहुत डिफरेंट चेंजेस आते हैं। मतलब कि कुछ चेंजेस तो ऐसे आते हैं जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में देखने मिलेंगे, और कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं जो कि सिर्फ मेल में देखने मिलेंगे या फिर सिर्फ फीमेल में देखने मिलेंगे। तो कॉमन चेंजेस क्या क्या है? पहला चेंज आता है हेयर ग्रोथ इन द आर्म पिट, लिम्स एंड द जेनिटल एरिया, ठीक है। हेयर जो है वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं इन दी आर्म पिट एरिया, इन दी प्यूबिक एरिया, ग्रोइन एरिया, हाथों पे ज्यादा, पैरों पे ज्यादा बाल आना स्टार्ट होते हैं बचपन के मुकाबले, ठीक है। तो ये एक चेंज है जो कि कॉमन चेंज है, ओके। देन क्योंकि बॉडी में ऑयल प्रोडक्शन सिबेशियस ग्लैंड्स के द्वारा ज्यादा होना चालू हो जाता है, हमारे स्किन के अंदर एक प्रकार के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है, जिसको ऑयल ग्लैंड भी बोला जाता है। तो सिबेशियस ग्लैंड्स के अंदर ऑयल सिक्रेशन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके कारण से ऑयली स्किन रहने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल ज्यादा रहेगा स्किन के ऊपर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज। इस ऑयल क्लॉग हो गया, अगर मान लो कि तुम्हारे फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है। मान लो किसी के स्किन के पोर में कोई बैक्टीरिया चला गया, वहां पर बैक्टीरिया डिवाइड करना चालू कर दिया, तो वहां से जो ऑयल नॉर्मली बाहर आ रहा था वो बाहर नहीं आ पाएगा, और इसके कारण से वो ऑयल उस पोर के अंदर क्लॉग हो जाएगा, और इसके कारण से एक्ने बनते हैं, ठीक है, इसी कारण से पिंपल्स होते हैं। तो ऑयल क्लॉग हो जाना पोर्स में एक्ने एंड पिंपल्स को बढ़ावा देता है, और इसके कारण से यंग एज में, प्यूबर्टी एज में पिंपल्स एंड एक्ने मेल एंड फीमेल दोनों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फैट डिपॉजिशन थोड़ा सा बढ़ता है दोनों ही सेक्सेस में, मेल में भी एंड फीमेल में भी। So these are some of the changes which are going to take place in the male and female commonly. There are some different changes definitely. Since male body will be having testes and the increased level of hormone called as testosterone, female body will be having an increased level of hormone called as estrogen and progesterone. There will be changes seen differently in the male and female, which will be the behavioral changes also, which will be the physical appearance changes also. So let's see the changes. Male के अंदर metabolic activity बढ़ेगी, प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, बॉडी में, और इसके कारण से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एक है मस्कुलर डेवलपमेंट, मेल में थोड़े मसल्स डेवलप होने स्टार्ट होंगे प्यूबर्टी के समय पर। इसके अलावा माउस्टैच एंड बियर्ड डेवलपमेंट, मूछें एंड दाढ़ी आना ये स्टार्ट हो जाएगी। टेस्टिस मैच्योर होगी, ठीक है, ताकि वो स्पर्मेटोजोआ बना सके, ठीक है। एनलार्जमेंट एंड ओकेजनल इरेक्शन ऑफ पीनस होगा, पीनस सेंसिटाइज हो जाएगा एंड उसमें इरेक्शन देखने मिल सकता है बिकॉज ऑफ द हार्मोन चेंजेस, हार्मोन फ्लक्चुएशंस, ठीक है। देन द वॉइस विल बिकम लाउडर, डीप आवाज हो जाती है और क्रैक होना चालू होती है, क्योंकि लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, और वो वोकल कॉर्ड्स मेल में थोड़े से इलोंगेट होना चालू होता है और थोड़े से थिक होना चालू होते हैं, जिसके कारण से आवाज का क्रैक होना, डीप होना, लाउड होना, ये सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन भी चालू होगा। तो ये कुछ एक ऐसे चेंजेस हैं जो कि मेल में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कि क्या एक्स्ट्रा मैंने लिखवाया था, यहाँ बताया था, यहाँ पर जो लिखा हुआ नहीं है वो है शायद से मस्कुलर डेवलपमेंट, मसल ग्रोथ, okay, in the influence of testosterone hormone,
क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को फेवर करता है। फिर आते हैं फीमेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है। तो जो फीमेल्स रहती हैं बच्चों, उनके ओवरी के अंदर एग का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके कारण से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ के आते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट चालू होता है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होगा, एनलार्ज होगा, ठीक है, ओवरी मैच्योर होगी। फीमेल्स की बॉडी में, लोअर बॉडी में थाइज एरिया हो गया, बटॉक या हिप एरिया हो गया, यहाँ पर फैट का डिपोजिशन ज्यादा होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किस प्रकार के हार्मोन्स होते हैं बच्चों, ये होते हैं फैट को प्रमोट करने वाले हार्मोन्स, ठीक है। तो मैं यहां लिख देती हूँ, एक मिनट, कि ये इंक्रीज्ड फैट ज्यादा बढ़ाएंगे फीमेल्स में इन थाइज एंड हिप एरिया। इसका क्या रीजन है? सिंस द फीमेल बॉडी इज गेटिंग मैच्योर्ड, ठीक है, द फीमेल बॉडी इज गेटिंग मैच्योर्ड एंड विल अकम्पनी और अकोमोडेट fetus inside their uterus at some point of time in the life, ठीक है, not today but of course possible in the later years। तो इसके लिए फीमेल की बॉडी में लोअर बॉडी कुशनिंग इफेक्ट चालू होता है, ताकि अगर वो किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में प्रेग्नेंट होती है तब उस टाइम पर उसकी लोअर बॉडी उसके वेट को सपोर्ट कर पाए। फैट की कुशनिंग जो है ये वेट सपोर्ट करने में हेल्प करेगी। ओके, अच्छा, तो ये हुआ, एक तो ओवरी मैच्योर हो सकती होगी और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, इंक्रीज्ड फैट इन द थाई एंड हिप एरिया होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग को हम लोग बोलते हैं मेनार्क, और ये प्यूबर्टी के समय पर चालू होती है, ठीक है। देन ये तो हमने लिख लिया, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और इसके अलावा मैमरी ग्लैंड्स जो रहते हैं, जिनको हम इन जनरल भी ब्रेस्ट बोल रहे हैं, उनके निपल के आसपास की स्किन जो रहती है, जिस स्किन का नाम होता है एरियोला, उसकी डार्कनिंग होना चालू हो जाएगी, ठीक है, ऑफ स्किन नियर निपल्स। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो ये एक चीज हुई। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग को क्या बोलते हैं बच्चों? मैंने टर्म बताया अभी, मेनार्क। Beginning of menstrual cycle is called as menarche. It will take place in the years or age of 12 to 14, which could be sometimes early in some people, sometimes late in some people. ठीक है, it could be variable, genetics से भी affect होता है ये। All these things are the changes which are going to take place in the individual male and female while they are getting the puberties. ठीक है, तो ये कुछ प्यूबर्टी के अंदर होने वाले बदलाव देखे हमने। अब हम आएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है ये सब देखते हैं। अच्छा, एक चीज तो रह गई वहां पर, फीमेल्स की वॉइस में क्या डिफरेंस आएगा ये बताओ। तो फीमेल्स जो रहेंगे उनकी वॉइस कैसे होनी चाहिए? उनकी वॉइस होगी थिन, वोकल कॉर्ड्स के कारण से हाई पिच वॉइस, लाउड वॉइस नहीं बोलेंगे अपन, शार्प वॉइस बोलेंगे, ठीक है। तो ये फीमेल्स में वॉइस चेंज आएगा, हाई पिच वॉइस हो जाएगी फीमेल्स की, ठीक है। फिर आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो अब देखते हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं बच्चों, ये देखते हैं। इसके अंदर हम जब डायग्रामेटिकली देखेंगे तो हमारे पास में दो पॉसिबल व्यूज हो सकते हैं। एक व्यू जो होता है वो ये वाला व्यू जो आपको दिख रहा है, इस व्यू को हम बोलेंगे साइड व्यू, ठीक है, साइड व्यू है ये, लेटरल व्यू भी बोल सकते हैं। और एक जो व्यू हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पॉसिबल है वो होता है वेंट्रल व्यू, ठीक है, जब किसी इंडिविजुअल बॉडी को साइड से
ऑर्गन्स ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हम फ्रंट से कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे वेंट्रल व्यू। ठीक है, ऐसे ही हम फीमेल सिस्टम में भी साइड व्यू भी पढ़ेंगे और वेंट्रल व्यू भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें डायग्राम्स दोनों दिखा रही हूँ। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लास 10th में सिर्फ साइड व्यू दे रखा है और फीमेल सिस्टम का सिर्फ वेंट्रल व्यू दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स को हम समझते हैं। देखो, वन बाय वन देखेंगे सारे ऑर्गन्स को। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं टेस्टीज। ठीक है, टेस्टीज वन पेयर प्रेजेंट होती हैं मेल में एंड देयर लोकेशन इज इनसाइड द स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल पाउचेस के अंदर प्रेजेंट होती हैं टेस्टीज, और टेस्टीज मेल बॉडी में अब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं, इंस्टेड अब्डोमेन के बाहर शिफ्ट हो जाती हैं। इसका रीजन ये है कि टेस्टीज के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होने वाला है, स्पर्मेटोजोआ प्रोडक्शन होने वाला है, एंड इस प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है वो बॉडी टेम्परेचर से डिफरेंट है। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स है वो होती हैं 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि मेल बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर टेम्परेचर मांगता है स्पर्म फॉर्मेशन। ये स्पर्म फॉर्मेशन अकंपनी करने के लिए टेस्टिस जो है उनकी लोकेशन आउटसाइड दी एब्डोमेन हो गई, एब्डोमेन के बाहर आ गए और स्क्रोटल सैक नाम के पाउच में ये सिचुएट हो गए हैं टेस्टिस। ठीक है, हालांकि इन्हें एब्डोमेन से सपोर्ट जरूर मिलता है, एब्डोमेन से ब्लड वेसल्स इनके तक आएंगी, यहाँ से स्पर्मेटोजोआ बन के एब्डोमेन के थ्रू होते हुए जाएंगे, लाइक दैट। ठीक है, एक तो ये बात हुई, ये हुआ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। 1 डिग्री लिखना था, चलो छोड़ो, यहाँ नहीं लिखते, आगे लिखेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। ठीक है, इसके बाद में आते हैं फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है वो ऑर्गन्स जिनका डायरेक्ट रोल गैमीट या हार्मोन बनाने में नहीं हो, पर और कुछ रोल प्ले करते हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी जो पढ़ा है वो था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो बच्चे लोग, फर्स्ट हमने क्या देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? फर्स्ट हमने देखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हमने बोला टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस का कितने होते हैं? इट इज गोइंग टू बी वन पेयर टेस्टिस होती है। एंड इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक। ठीक है, आउटसाइड एब्डोमेन टू अलाउ formation of spermatozoa या sperm। ठीक है, since sperm formation requires a temperature to 2.5 degree Celsius less than the body temperature। ओके, तो ये कारण से टेस्टिस बाहर लोकेटेड है, स्क्रोटल सैक में लोकेटेड है। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसी के अलावा टेस्टिस का एक फंक्शन और है स्टूडेंट्स, जो मैं यहाँ ही लिख रही हूँ, इधर एरो बना के, दैट टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड by Leydig cells in testes of testes। ठीक है, लीडिक सेल्स नाम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उन लीडिक सेल्स नाम के सेल्स से बन जाता है। तो ये हुआ अभी सिर्फ टेस्टिस के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, हमने भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ा है, अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो मैं यहाँ से लिख रही हूँ।
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसके अंदर क्या क्या काउंट होता है देखो, इसके अंदर आते हैं एक तो एक्सेसरी डक्ट। डक्ट का मतलब वो सारे के सारे टनल लाइक स्ट्रक्चर्स, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि स्पर्म को ट्रांसफर करने में हेल्प करने वाले हैं आउटसाइड, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में रिस्पॉन्सिबल हो गए एक प्रकार से, ठीक है। तो द डक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ और कैरिंग स्पर्म्स, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या डक्ट्स आती हैं तो देखो तुम लोगों को बताती हूँ मैं, यहाँ से डायग्राम से ही देखते हैं। सबसे पहले तो टेस्टिस के अंदर बने हैं स्पर्म, ये स्पर्मेटोजोआ टेस्टिस से बाहर लेके आए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ डक्ट कॉल्ड एज वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस बच्चों दोनों टेस्टिस से आ रही होगी, इसलिए इधर से मर्ज हो रही है आके, ये वास डिफरेंस मर्ज हो जाएंगी और फिर यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट के साथ मिल जाएंगी और कॉमनली ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर जब ये कॉमनली ओपन हो रही है तो हम इसको बोलना स्टार्ट कर सकते हैं यूरेथ्रा फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ तक, ठीक है। तो ये कुछ डक्ट सिस्टम्स हुए, यहां से लेके और यहाँ तक हम क्या बोल सकते हैं उसे यूरेथ्रा, ठीक है। बाकी उसके पहले हमने वास डिफरेंस बोला था, ठीक है। तो डक्ट सिस्टम के अंदर हमारे पास में कुछ नाम यहाँ पर हमारे सामने आए हैं। अच्छा, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी इस वाले डायग्राम से देखते हैं। तो देखो इधर तुम्हारे को क्या समझ में आ रहा है कि ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस से वास डिफरेंस नाम की डक्ट बाहर निकली, पर क्या सिर्फ वास डिफरेंस डक्ट है? नहीं, टेस्टिस के अंदर भी कुछ एक डक्ट्स होती हैं बच्चों, जैसे कि रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, ठीक है, एपिडिडाइमस। फिर एपिडिडाइमस जो है ये टेस्टिस के अंदर नहीं प्रेजेंट है, टेस्टिस के बाहर है, स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर आती है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस दोनों साइड्स की आ जाती हैं और फ्यूज कर जाती हैं यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट के साथ में और बन जाती हैं फिर यूरिथ्रा, ठीक है। तो ये सारी की सारी डक्ट मिलाकर एक्सेसरी डक्ट कहलानी चाहिए। तो इनके नाम लिख रही हूं मैं सबके, एपिडिडाइमस, ओके। पहले तो मैं ये लिख देती हूँ कि टेस्टिस के अंदर भी कुछ डक्ट्स होती हैं, टेस्टिस के बाहर भी कुछ डक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट होती है, तो टेस्टिस के अंदर वाली डक्ट्स, जिसके अंदर हमारे पास जो काउंट होता है वो होता है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के अलावा आती है आपकी वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के अलावा आती है आपकी इंटरटेस्टिकुलर में दो ही लिखेंगे स्टूडेंट्स, रेटी टेस्टिस एंड वासा एफरेंशिया, ठीक है। फिर आ जाती हैं एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम्स, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट जो कि टेस्टिस के बाहर निकल चुकी हैं, जिसमें कि आती है आपकी एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस and then it will be your urethra, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं एक्सेसरी डक्ट्स। इसके बाद में हमारा आता है एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रिमेनिंग पोर्शन तो करेंगे ही, साथ साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन भी पूरा कवर कर लेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स।